जीएस विद संजय में। आज हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं या 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। पहले प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र को सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय क्षेत्र को टर्सरी सेक्टर बोला जाता है। इनकी कुछ अपनी विशेषता होती है। मतलब किसी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु के उत्पादन, उसके निर्माण और उसकी बिक्री को सम्मिलित करके जो क्षेत्र में जो उसका रोटेशन होता है, मतलब उत्पादन की प्रक्रिया, मतलब उत्पादन होने से लेकर उपभोक्ता के द्वारा उपभोग करने तक जो प्रक्रिया जिन क्षेत्रों में चलती है उसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। आइए इनकी एक एक करके अपन विशेषताएं देखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, उसकी विशेषता होती है कि प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से उत्पादन किया जाए, प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से कनेक्शन हो, उसे प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर रेत का खनन करना, कोयला का उत्खनन करना, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल की आपूर्ति होती है। प्राथमिक क्षेत्र से काय की आपूर्ति होती है? कच्चे माल की आपूर्ति प्राथमिक क्षेत्र से की जाती है। जैसे ब्रेड बनाने के लिए आटा कहां से प्राप्त किया जाता है? कृषि क्षेत्र से। तो कृषि क्षेत्र काय का उदाहरण? प्राथमिक क्षेत्र। तो कच्चे माल की आपूर्ति कहां से होती है? प्राथमिक क्षेत्र से। अगर अपन प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण देखें तो कृषि, खनन, उत्खनन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो अपन एक परिभाषा के रूप में देखें तो ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण और प्रकृति से संबंधित होकर उत्पादन किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसके उदाहरण कृषि क्षेत्र, खनन क्षेत्र, उत्खनन क्षेत्र, मत्स्य पालन आदि हैं। आपको याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र बोला जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र बोला जाता है। कई किताब में आपको प्राथमिक क्षेत्र के साथ कृषि क्षेत्र लिखा मिल जाएगा। आपको याद रखना है भारत की सर्वाधिक जनसंख्या, कार्य करने वाली सर्वाधिक जनसंख्या किससे संलग्न है? किसमें संलग्न है? प्राथमिक क्षेत्र में। आपसे पूछा जाए भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में संलग्न है या किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो वो किस क्षेत्र से जुड़ी है? प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगर अपन द्वितीय क्षेत्र के बारे में देखें, सेकेंडरी सेक्टर वह सेक्टर है जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल और मशीनों के द्वारा उत्पादन करता है, उसे द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। ऐसा क्षेत्र जो कच्चे माल और मशीनों के द्वारा उत्पादन करता है उसे क्या बोलते हैं? अपन द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन की प्रक्रिया या मूल्य वर्धन की प्रक्रिया शामिल है। अब द्वितीय क्षेत्र को एक उदाहरण से समझे कि कृषि क्षेत्र से आपने गेहूं प्राप्त कर लिया, मतलब प्राथमिक क्षेत्र से आपने गेहूं प्राप्त कर लिया। अब उसका क्या हुआ? आपने चक्की के द्वारा आटा बनाया, उस आटे से आप क्या बना लोगे? ब्रेड। तो ब्रेड मतलब आपने क्या किया? कच्चे माल और मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन बना लिया। उस ब्रेड में क्या हो गया? वैल्यू एडिशन। गेहूं क्या हो गया? मूल्य वर्धन। एक तो उसका रेट भी बढ़ गया, साथ में उसका गुणात्मक परिवर्तन, मतलब उसके गुण में भी परिवर्तन हो गया। गेहूं और ब्रेड के में अंतर होता है। तो द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? जिसमें कच्चे माल और मशीनों से उत्पादन होता है और मूल्य वर्धन की प्रक्रिया होती है। याद रखना है, आपसे कई बार पूछा जाता है किस क्षेत्र में वैल्यू एडिशन की प्रक्रिया होती है, तो वो किस क्षेत्र में होती है? द्वितीय क्षेत्र में। और इसे औद्योगिक क्षेत्र भी बोला जाता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी इसे बोला जाता है, द्वितीय क्षेत्र को। और इसका उदाहरण है निर्माण और विनिर्माण। मतलब उद्योग धंधे ये सारे किस क्षेत्र में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। निर्माण में क्या होता है? जहां श्रम की प्रधानता होती है उसे निर्माण कहते हैं। मतलब किसी घर में जब आप मजदूरों की सहायता से बना दे तो वो क्या हो जाता है? निर्माण करवाना। लेकिन विनिर्माण क्या होता है? जिसमें तकनीक और पूंजी दोनों लगती है। मतलब टेक्नोलॉजी, आप किसी मतलब की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनाएंगे, किसी मॉल को बनाएंगे, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, किसी ब्रिज को बनाएंगे, तो इसमें कई बार आपको तकनीक भी लगेगी और पूंजी की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये किसके उदाहरण है? निर्माण और विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के। अब इसके बाद अपन देखते हैं तृतीय क्षेत्र, जिसे प्रसिद्ध रूप में या वर्तमान रूप में किस क्षेत्र में जाता है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में उत्पादन में जो सहायक होता है उसे सेवा क्षेत्र बोलते हैं। उसका जो संयोजन करता है, मतलब द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र का जो संयोजन करता है वो भी सेवा क्षेत्र है। उसके उदाहरण क्या है? बैंकिंग, बीमा, शिक्षा आदि। मतलब आपको जब उत्पादन करना है तो आपको जैसे खनन करना है, आपको कृषि करनी है, इसके लिए आपको वित्त की आवश्यकता होगी, तो वो आपको कौन कराएगा? बैंक की पूर्ति कराएगा। मतलब तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का वह घटक जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था करता है उसे बैंकिंग क्षेत्र कहते हैं। यह सेवा देने का कार्य करता है, मानव
सेवा देने के कार्य करते हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र बोला जाता है। और इसका अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान होता है। सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तृतीय क्षेत्र का। अब यहाँ पर अपन ने दो जगह सर्वाधिक प्रयोग किया। सर्वाधिक लोग कहां पर संलग्न है? प्राथमिक क्षेत्र में। और सर्वाधिक जो लाभ प्राप्त हो रहा है, सर्वाधिक जो योगदान दे रहा है वो कौन है? सेवा क्षेत्र। आपको याद रखना है, यहाँ लोग कम है लेकिन फायदा ज्यादा है, यहाँ पे फायदा कम है लेकिन लोग ज्यादा है, ये बात आपको याद रखनी है। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहां लगी है? प्राथमिक क्षेत्र में। और सर्वाधिक लाभ कहां प्राप्त हो रहा है? तृतीय क्षेत्र में। तो अर्थव्यवस्था के अपन ने देखे कितने प्रकार के क्षेत्र? 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो अगर अपन देखें, प्राथमिक क्षेत्र आपको क्या करता है? प्रकृति से उत्पादन करने के लिए आपको क्या संसाधन प्रदान करता है। उन संसाधनों का कच्चे माल के रूप में और मशीनों के द्वारा मूल्य एडिशन करके द्वितीय क्षेत्र उनका उत्पाद बनाता है। और उपभोक्ता के रूप में उत्पादन को पहुंचाने के लिए उसकी सहायता कौन करता है? तृतीय क्षेत्र करता है। अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को अपन एक उदाहरण से समझें, अपन जैसे उदाहरण लें बिस्किट, तो बिस्किट के लिए गेहूं प्राप्त हो रहा है प्राथमिक क्षेत्र से। फैक्ट्री में बिस्किट बन रहा है द्वितीय क्षेत्र में, उसका वैल्यू एडिशन हो रहा है। और सेवा क्षेत्र में जाके उसके लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हो गई उद्योगों के लिए या उत्पादन के लिए, वो उपभोक्ता के लिए जो वितरित कर रहा है मॉल, कंपनी, बीमा वगैरह या बैंक वगैरह उसको सहायता देकर, तो उसका वितरण उपभोक्ता तक पहुंचने में उसका मुख्य काम किसका? विज्ञापन देना, उसका प्रचार करना, उसका वितरण करना, ये सारा काम कहाँ होता है? सेवा क्षेत्र में होता है। इसके बाद अपन को वर्तमान में 2 और क्षेत्र चल रहे हैं, एक चतुर्थ क्षेत्र और एक पंचम क्षेत्र, वो अपन देखते हैं। चतुर्थ और पंचम क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में मतलब कि 2 जो नए क्षेत्र शामिल हुए, जो अपन 3 पढ़ चुके हैं, उनके अलावा 2 नए क्षेत्र शामिल हुए हैं, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो चतुर्थ क्षेत्र की विशेषता क्या है? इसमें सूचना और तकनीक से संबंधित जो उद्योग हैं, जो धंधे हैं, जो व्यापार है, उस चीज को अपन क्या में शामिल कर रहे हैं? चतुर्थ क्षेत्र में शामिल कर रहे हैं। क्योंकि सूचना का संग्रहण किया जाता है, सूचना का संग्रहण किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, फिर उसका वितरण किया जाता है। इन सारी चीजों को जो शामिल करने के वो क्षेत्र होता है, उसे चतुर्थ क्षेत्र बोलते हैं। मतलब सूचना और तकनीक के माध्यम से जिस क्षेत्र में काम हो रहा है उसे अपन चतुर्थ क्षेत्र बोलते हैं। और पंचम क्षेत्र की विशेषता है कि उच्च विशेषता वाला क्षेत्र, मतलब उच्च विशेषता, हाई लेवल की जो मतलब स्पेशलिटी है वो आप पंचम क्षेत्र में शामिल करते हैं। जैसे मान लो कोई बीमा क्षेत्र में विशेषज्ञ सिर्फ जीवन बीमा का, सिर्फ किस बीमा का? जीवन बीमा का। बीमा कई प्रकार की होती है लेकिन विशेषज्ञ का है जीवन बीमा का। मतलब वो जो कंपनी है या जो बीमा क्षेत्र है या जो इंश्योरेंस कंपनी, वो सिर्फ काम क्या करेगी? जीवन बीमा को ही काम करेगी। और इसी प्रकार अगर देखें कोई शिक्षा में, अगर मान लो कोई स्पेशलिस्ट है सिर्फ हिस्ट्री, तो वो क्या पढ़ाएगा? सिर्फ हिस्ट्री। तो उस स्कूल, कॉलेज, सारी चीज में सिर्फ शिक्षा किसकी दी जाएगी? हिस्ट्री। तो मतलब जो उच्च विशेषज्ञता वाला क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे पंचम क्षेत्र में शामिल किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र वो जो अपन आरंभ में 3 पढ़े उन्हीं से लेके निकलते हैं। मुख्य रूप से किस क्षेत्र से आते हैं? सेवा क्षेत्र से। अब हम एक एक करके प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को समझेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र जिसमें अपन प्राथमिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण, जिसे अपन कृषि क्षेत्र बोलते हैं, तो अपन कृषि क्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से समझना कृषि क्षेत्र की विशेषता क्या है, कृषि क्षेत्र का महत्व क्या है, कृषि क्षेत्र की समस्याएं क्या है, उन सब के बारे में अपन एक एक करके देखेंगे। तो कृषि क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो बोला जाता है भारत की अर्थव्यवस्था है जो कृषि पर आधारित है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। मतलब अर्थव्यवस्था की फोकस में क्या है? कृषि। भारत का जो अर्थव्यवस्था में मेन फोकस है वो कृषि है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत के आयात के लिए, भारत के निर्यात के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाती है? कृषि हो जाती है। इसलिए कृषि को समझना महत्वपूर्ण है। कृषि आपके पीएससी एग्जाम में, आपके करंट अफेयर में, आपके जीवन में, आपको अखबार पढ़ने में, सब में आपको समझ में आएगा। इसलिए अपन इसको ध्यान से देखना। तो भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और लगभग 50% जनसंख्या कृषि में संलग्न है। 50% जनसंख्या किस में संलग्न है? कृषि। 50% जनसंख्या कृषि में संलग्न है। और जीडीपी में लगभग इसका 17% वर्तमान में जीडीपी अपन देखेंगे बाद में। जीडीपी मतलब भारत की संपूर्ण उत्पादन, आयात निर्यात सब मिला के, जो कुल मिला के भारत में होता है उसे जीडीपी कहते हैं।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब भारत में जो कुल उत्पादन होता है उसे जीडीपी कहते हैं। आप सिंपल भाषा में, सरल भाषा में याद रखिए, भारत द्वारा कुल उत्पादन उसे जीडीपी कहा जाता है। उसमें 70% उत्पादन कौन देता है? कृषि क्षेत्र देता है। ये बात आपको याद रखनी। 50% जनसंख्या और 37% योगदान है। अब अपन जैसे कि अपन को पढ़ना है कृषि क्षेत्र, तो सबसे पहले अपन कृषि क्षेत्र के महत्व के बारे में देखते हैं। तो मतलब कृषि क्षेत्र अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है, कृषि क्षेत्र की विशेषता क्या है, उसको अपन को देखते हैं। तो कृषि क्षेत्र खाद्यान्न की आपूर्ति करता, मतलब कि खाद्यान्न की आपूर्ति कौन करता है? मतलब कि विशाल जनसंख्या, इतने बड़े देश, 130 करोड़ लोगों के खाद्यान्न की पूर्ति कौन करता है? उनके लिए भोजन, उनके लिए विभिन्न प्रकार की ब्रेड, बिस्किट, ये सारी चीजें की पूर्ति कौन करता है? कृषि क्षेत्र करता है। तो खाद्यान्न की आपूर्ति कौन करता है? कृषि क्षेत्र। भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और भारत में इतना बफर स्टॉक है कि सारे लोगों की खाद्यान्न की पूर्ति हो सकती है। भारत स्वयं पर निर्भर है, मतलब स्वयं भारत अपने खाद्यान्न की पूर्ति करने में मतलब कि सक्षम है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर पहली विशेषता है खाद्यान्न की आपूर्ति करते, दूसरा है कच्चे माल की आपूर्ति करता। कच्चे माल की आपूर्ति करता के रूप में कृषि क्षेत्र को अगर उदाहरण से समझें तो कपड़ा उद्योग के लिए कपास कहां से आता है? कृषि क्षेत्र से। कपड़ा के लिए कपास कहां से आ रहा है? कृषि क्षेत्र से। चीनी उद्योग के लिए गन्ना कहां से आ रहा है? कृषि क्षेत्र से। तेल उद्योग के लिए बीज कहां से आ रहे हैं? कृषि क्षेत्र के लिए। मतलब कपड़ा उद्योग के लिए कपास कृषि से प्राप्त किया जाता है, चीनी उद्योग के लिए गन्ना कहाँ कृषि से प्राप्त किया जाता है, तेल के लिए बीज कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? कृषि क्षेत्र। इसलिए कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान और महत्वपूर्ण महत्व है। इसके बाद अगर अपन देखें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि निर्यात की जाने वाली बहुत सारी चीजें जैसे चाय, जूट, कपास आदि की प्राप्ति कहाँ से की जाती है? कहां से की जाती है? कृषि क्षेत्र से की जाती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भारत चीजें निर्यात करता है और ब्रिटेन या यूरोप में जो निर्यात होने वाली चीज, चाय की बहुत ज्यादा मांग है। भारतीय चाय की बहुत ज्यादा मांग कहाँ पे है? यूरोप के क्षेत्र में है। तो यूरोप क्षेत्र में भेजी जाती चाय की खेती कहाँ पे की जाती? कृषि क्षेत्र के माध्यम से भारत में की जाती है। असम और दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। ये बात आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में भी कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हीं सब के आधार पर तो भारत की अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब विदेशी लोग या जो विदेशी लोग हैं वो क्या जानते हैं? भारत से क्या आता है? कृषि क्षेत्र का उत्पादन आता है। कोई टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र नहीं आ रहा, कोई वैज्ञानिक वाली चीज निर्यात नहीं कर रहा है विदेशी लोग, मतलब अपने पास आयात नहीं कर रहे। भारत के लोग कृषि क्षेत्र को आयात करते हैं, कृषि क्षेत्र को निर्यात, कृषि क्षेत्र से विभिन्न उत्पादों को निर्यात करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब कृषि क्षेत्र की गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे? क्योंकि देखो गरीब के लिए भोजन की प्राप्ति कहाँ से हो रही है? कृषि क्षेत्र से। उनके लिए जो राशन वितरण हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? कृषि क्षेत्र के लिए। जो खाद्यान्न की आपूर्ति हो रही है वो कहाँ से हो रही है? कृषि क्षेत्र के लिए। तो मतलब भारत की गरीबी मिटाने के लिए, मतलब गरीबी मिटाने का मतलब है आवास, कपड़ा, रोटी, ये सारी चीज देना। तो जो रोटी वाली व्यवस्था, खाने वाली व्यवस्था वो कहाँ से पूर्ति की जाती है? कृषि क्षेत्र के लिए। इसलिए कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखें रोजगार। लगभग अपन ने शुरू में देखा था 50% जनसंख्या काय में संलग्न है? कृषि क्षेत्र में संलग्न है। तो कृषि क्षेत्र लगभग आधी जनसंख्या को भी रोजगार प्रदान करता है। ये अच्छी बात नहीं है कि वो रोजगार, देखो उस रोजगार के नुकसान भी है, लेकिन एक बड़ी जनसंख्या या आधी जनसंख्या कृषि क्षेत्र से संलग्न है, जिससे उनका जीवन निर्वाह तो हो ही जाता है। उन्नत जीवन नहीं मिल पाता, लेकिन जीवन निर्वाह संबंध कृषि उसको कर देती है। तो किस लिए इसलिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि कृषि क्षेत्र खाद्यान्न, कच्चा माल, उद्योगों के लिए कच्चा माल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निर्यात वाली चीजें, गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारी वस्तुएं, साथ में रोजगार की प्रदान देता है। इसलिए कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। अपन ने कृषि क्षेत्र के फायदे तो देख लिए, लेकिन क्या है कि कृषि क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें समझना होगा कि जब ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है तो इसमें जो समस्याएं हैं, इसमें जो कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए प्रयास होने चाहिए। तो प्रयास को समझने से पहले हम कृषि क्षेत्र में जो समस्या है उनको समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं कृषि क्षेत्र की समस्याओं को समझने से पहले हम देखते हैं कृषि क्षेत्र के इनपुट्स, मतलब कृषि क्षेत्र में जरूरत किन चीजों की होती है। क्योंकि किसी चीज की समस्या को समझने के लिए, किसी चीज की कमी समझने के लिए उसकी जरूरत को समझना जरूरी है। तो कृषि क्षेत्र के जो इनपुट्स हैं कि एक किसान को उन्नत बीज, सिंचाई व्यवस्था, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों की व्यवस्था, कृषि मशीनीकरण और वित्त सुविधा। मतलब किसी के पास पैसा होगा, उन्नत बीज ले सकेगा, सिंचाई की व्यवस्था होगी, कीटनाशक का छिड़काव कर सकेगा, मशीनों के माध्यम से कर सकेगा, तभी जाके एक अच्छी फसल को प्राप्त कर सकेगा।
ये कृषि इनपुट्स के मतलब की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आपको याद रखना है। उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, मशीनीकरण, कृषि मशीनीकरण और वित्त के साथ सुविधा। मतलब जो कृषि क्षेत्र में समस्या होगी भी इन्हीं चीजों से संबंधित होगा। मतलब किसी के पास उन्नत बीज नहीं है, किसी के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, किसी के कीटनाशक की व्यवस्था नहीं है, कोई किसी के पास मशीनीकरण नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, किसी के पास चीजों को खरीदने का पैसा नहीं है। मतलब जो इनपुट्स हैं उनमें उनकी पास व्यवस्था नहीं है तो वो समस्या है। अगर उन्हीं को व्यवस्था कर दी जाए, उन चीजों की व्यवस्था कर दी जाए तो इस कृषि क्षेत्र से उन समस्याओं पर समाधान किया जा सकता है। तो अपन ने कृषि क्षेत्र का महत्व देखा, इनपुट्स देखे। आप देखिए कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है। तो कृषि क्षेत्र देखो, भारत की कृषि की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग कृषि जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, आर्थिक लाभ के लिए करते नहीं। मतलब जीवन जीने के लिए कृषि करते हैं, वो जीवन कृषि से लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करते। सरकार कोशिश कर रही है बढ़ावा देने के लिए कि ऐसी फसलें, व्यापारिक फसलें उगाई जाए जिससे लोग, है ना, क्योंकि वर्तमान सरकार का उद्देश्य है किसान की आय को दोगुना करना। आय उसी की दुगनी की जाती है जिसके पास आय के स्रोत हो। मतलब जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि कर रहा है उसके लिए कोई आय है ही नहीं। तो सरकार का उद्देश्य किसान की आय को दोगुना किया जाए, अर्थव्यवस्था में कृषि के क्षेत्र के योगदान को बढ़ाया जाए। इन सब के लिए उसकी जो समस्या है, पहले अपन समस्या देख ले रहे हैं फिर उसका समाधान देखेंगे। तो कृषि क्षेत्र की समस्या है कि स्थायी स्रोतों का अभाव है। स्थायी जो स्रोत है, मतलब स्थायी स्रोत मतलब किसान को स्थायी रूप से ऋण नहीं मिल पाता, उसकी स्थायी रूप से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, मशीनीकरण नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि कृषि जो स्थायी स्रोतों का अभाव है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि भारत की कृषि मानसून पर आधारित है। मतलब सबसे बड़ी समस्या कृषि में सिंचाई की। मतलब कि वर्तमान में विभिन्न किसानों के पास, भारत के अधिकांश किसानों के पास स्थायी रूप से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि देखो मानसून एक जुआ कहा जाता है, कभी गिरेगा कभी नहीं गिरेगा। तो कृषि के लिए स्थायी सिंचाई की व्यवस्था होनी जरूरी है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, स्थायी स्रोतों का अभाव। ना वित्त का स्थायी रूप से व्यवस्था है, न सिंचाई की स्थायी रूप से व्यवस्था है, न उन्नत बीज की स्थायी रूप से व्यवस्था है। तो स्थायी स्रोतों का अभाव भारत में कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका निराकरण करने की कोशिश सरकार हमेशा करती रहती है। इसके बाद वित्त का अभाव है। वित्त का अभाव क्या है, देखो किसान को ऋण देने की व्यवस्था बैंकों से बहुत सारी संस्थाएं सरकार ने बनाई है, कोशिश करती रहती, लेकिन वित्त का अभाव कृषक किसान जागरूकता नहीं होने के कारण, बिचौलियों के होने के कारण, भ्रष्टाचार होने के कारण वित्त का अभाव सरकार करने की कोशिश करती है, लेकिन किसानों में हमेशा वित्त का अभाव बना रहता है, जिससे वो उन्नत बीज नहीं खरीद पाते, सिंचाई की व्यवस्था नहीं खरीद पाते, मशीनीकरण नहीं कर पाते और इस कारण से वो कृषि क्षेत्र में पिछड़े रहते हैं। अगर तीसरी समस्या की बात करें तो निम्न कृषि मशीनीकरण। मतलब भारत में कृषि मशीनों से ना होकर किस पे होता है, कृषि किस पे आधारित होती है, श्रम पे। कटाई मजदूर करेंगे, हार्वेस्टर से नहीं करवाएंगे, बोनी के समय छिड़काव बोनी करेंगे, ट्रैक्टर से नहीं करवाएंगे। तो मतलब श्रम पे आधारित कृषि होने की वजह से मशीनीकरण का स्तर निम्न हो जाता। तो इसमें क्या होता है कि जब मान लो पानी गिरने का समय है तो समय ज्यादा लगता है, तो फसल देर से मिलती है, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी आती है। और बहुत सारी मशीनीकरण समय बचाता है लेकिन श्रम समय ज्यादा लेता है। तो निम्न मशीनीकरण भी कृषि क्षेत्र में एक समस्या है। इसके बाद एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है कि जो स्वतंत्र भारत में, आधुनिक भारत में जो परिवारों का विघटन शुरू हुआ, उसकी वजह से खेतों का विघटन शुरू हुआ, खेतों का विखंडन हुआ। मतलब बहुत बड़े बड़े खेत अब छोटे छोटे खेत बन के रह गए। तो छोटी व बिखरी जोतों की समस्या भी कृषि क्षेत्र में। छोटी जोतें मतलब छोटे खेत हैं जिसमें मशीनीकरण का प्रयोग नहीं कर पाते, उसमें अच्छे से उत्पादन नहीं हो पाता, उसके लिए लोन नहीं मिल पाता, ये सारी समस्या। बिखरी जोते मतलब किसी का आधा एकड़ खेत इधर है, आधा एकड़ के 2 किलोमीटर दूर है, आधा एकड़ किलोमीटर 3 है। मतलब छोटी छोटी जोते हैं, साथ में वो क्या है कि दूर दूर है। तो किसान एक समय में एक खेत को देख पाता, जिससे समय के कारण, समावाय के कारण वो कृषि क्षेत्र में पिछड़ जाता है। तो छोटी व बिखरी जीतें परिवार टूटन के कारण हुई है। छोटी व बिखरी जोतें बहुत सारे भ्रष्टाचार के कारण हुई है, क्योंकि सरकार ने एक योजना चलाई थी चकबंदी, जिसके माध्यम से वो बिखरी जोतों को एकत्रित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण, लोगों की मतलब की अजागरूकता के कारण या जागरूक न होने के कारण इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। और वर्तमान में भारत में अधिकांश जोतें कैसी हैं, छोटी और बिखरी जोतें हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है कृषि क्षेत्र की। अब देखिए पर्याप्त भंडारण और परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है भारत में। एक तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउस की कमी है। जैसे वर्तमान में आप देखेंगे कि वर्तमान में भारत में कृषि में गेहूं का अपार उत्पादन हुआ है,
लेकिन बरसात शुरू हो गई है और अभी तक उसे अच्छा भंडारण नहीं किया गया। आप देखेंगे न्यूज में आपने देखा होगा कई जगह खिलों में गेहूं पड़ा है और सड़ा रहा है। तो कृषि में न भंडारण की सुविधा है न परिवहन की सुविधा है। मतलब किसान ने उत्पादन तो कर लिया, वो बेचने नहीं जा सकता, और मान लो उसको अच्छा भाव नहीं मिल रहा तो भंडार करने के लिए उसकी व्यवस्था नहीं है, वेयर हाउसेज की कमी है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है। तो ये समस्या कृषि क्षेत्र में विद्यमान है। तो कृषि क्षेत्र की समस्या जैसे अपन ने देखा कि स्थायी स्रोतों का अभाव है, वित्त का अभाव है, निम्न कृषि मशीनीकरण है, छोटी व बिक्री जोतें हैं, अपर्याप्त भंडारण और परिवहन की असुविधा उपलब्ध है। ये सारी समस्या है। मतलब कृषि क्षेत्र के महत्व को, अब आपको महत्व को समझना है, उसके महत्व को बढ़ाना है, तो इन समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। तो अब अपन कृषि क्षेत्र में जो समस्या है उनको, जो उनका समाधान के लिए जो सरकार ने प्रयास किए हैं, जो विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सरकार ने प्रयास किए हैं विकास, कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए सरकार ने विभिन्न प्रयास किए हैं। अपन स्वतंत्रता के समय से देखते हैं कि किस प्रकार के प्रयास कृषि सुधार के लिए किए गए हैं। तो सबसे पहले स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले जो सुधार किए गए कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। जो जमींदार होते थे जिनके पास हजारों एकड़ जमीन होती थी, उस प्रथा का उन्मूलन कर दिया, क्योंकि वो किसान पर जबरदस्ती अत्याचार करते थे और जमीन से बेकार करवाते, जबरदस्ती मजदूरी करवाते थे। तो सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन किया गया। इसी को 1951 में नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और जो विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया था, उसमें भी जमींदारी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके चकबंदी का आपको याद रखना है। चकबंदी मतलब होता है कि बिखरी हुई जमीनों को एक जगह पे लाना। मतलब किसी के खेत विभिन्न जगहों पे 1 किलोमीटर के अंतर से कहीं दूर है, तो उन सारी चीजों को, मतलब कि उसको इस कानून बनाया गया था कि आप एक जगह पे खेत कर लें और दूसरी सारे लोग एक जगह पे खेत होंगे तो आपको कृषि करने में सहायता मिलेगी। तो बिखरे हुए खेतों को एकत्रित करना, उसे क्या बोला जाता है? चकबंदी। या बिखरी हुई जोतों, छोटी जोतों की समस्या का निदान करता है। हदबंदी मतलब आप एक लिमिट से ज्यादा अपने पास खेती वाली जमीन नहीं रख सकते। जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई, उसके लिए कौन सा कानून लगेगा? हदबंदी। मतलब आपके पास एक लिमिट फिक्स कर दी। उदाहरण के तौर पर फिक्स नहीं है, उदाहरण के तौर पर आपके पास 100 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती, तो हदबंदी कर दी। चकबंदी से बिखरी जमीन को एकत्रित कर दिया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दी। ये सरकार ने सबसे पहले, स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहले कृषि सुधार में महत्वपूर्ण कार्य किए। उसके बाद अब अपन ने सुधार कर लिए, अब अपन को विकास करना है। तो कृषि विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो समय शुरू होता है 1960 का दशक, उसके बाद का दशक, उसमें हरित क्रांति की गई। मुख्यतः खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसी चीज की शुरुआत की गई? कृषि के आधुनिकीकरण की शुरुआत करते हुए कृषि में कौन सी शुरुआत की गई? हरित क्रांति। हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, उन्नत बीजों की सहायता से कृषि के उत्पादन को बढ़ाना। इसने गेहूं के उत्पादन में अपार वृद्धि की, ये बात आपको याद रखनी है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं के उत्पादन से या खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है। इसी हरित क्रांति का परिणाम है, इसी हरित क्रांति का फल है कि भारत वर्तमान में खाद्यान्न में स्वयं पर निर्धारित है और अपने खाद्यान्न की पूर्ति, अपने 130 करोड़ देशवासियों की खाद्यान्न की पूर्ति स्वयं भारत करने में सक्षम है। भारत के पास इतने बफर स्टॉक है खाद्यान्न के कि वो भारत के लोगों की खाद्यान्न की आपूर्ति कर सकता है। और वर्तमान में आप देख रहे हैं कोरोना के संकट काल में लगातार लगभग 8 महीने तक निःशुल्क राशन बांटने, गरीबों को लगभग जिसका फायदा 80 करोड़ लोगों को होगा, सरकार ने घोषणा की है। सरकार ऐसी घोषणा तभी कर सकती है जब आपके पास खाद्यान्न की बफर स्टॉक उपलब्ध हो। तो हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न आपूर्ति की सुरक्षा भारत ने कर ली है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो 2004 में शुरू किया गया, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत क्या हुआ कि विभिन्न जैसे बांस, सब्जी, इनको बागों के माध्यम से लगाना और उसके उत्पादन में वृद्धि करना। इसके लिए सहायता कौन कर रहा था? केंद्र सरकार आपको सहायता दे रही थी। विभिन्न राज्यों में ये सहायता दी गई। आपको बता दें कि हरित सोना क्रांति बांस से संबंधित है। हरित सोना क्रांति बांस से संबंधित है। हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से भी कृषि उत्पादन में या कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए गए। बाद में 2014 में से राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी मिशन कर दिया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद मेगा फूड पार्क 2008 में शुरू किया गया। इसमें इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण, मतलब कि खाद्य चीजों के उत्पादन, उसके वितरण और उसके उपयोग को एक ही स्थान पर सुनिश्चित करना ही क्या होता है?
मेगा फूड पार्क होता है। मतलब कृषि उत्पाद जिसका उत्पादन किसान करता है, उस उद्योगों के माध्यम से मूल्यवर्धन करना, साथ में उपभोक्ता के माध्यम से उपभोग कराने की व्यवस्था एक ही स्थान पर कराना मेगा फूड पार्क कहलाता है। मेगा फूड पार्क की स्थापना 2008 से शुरू की गई। इसमें लगभग भारत में भी 41 मेगा फूड पार्क हैं। मेगा फूड पार्क में खाद्यान्न जैसे ब्रेड बनाना, जैम बनाना, ये सारी चीजें कार्य किए जाते हैं। और मेगा फूड पार्क के अलग प्रकार के हैं। मछली वाले मतलब मांस से संबंधित मेगा फूड पार्क अलग हैं, जैम से संबंधित अलग हैं, कृषि उत्पाद वाले संबंधित अलग हैं। तो मेगा फूड पार्क खाना से संबंधित चीजें बनाने के लिए एक ही स्थान पर मतलब तीनों क्षेत्र का कार्य, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का कार्य जब एक ही स्थान पर किया जाता है, क्लस्टर फॉर्म में किया जाता है, एक निश्चित क्षेत्र में किया जाता है, उसी योजना को क्या बोलते हैं? मेगा फूड पार्क। विशाल खाद्यान्न क्षेत्र होता है विशाल मेगा फूड। इस योजना को 2008 में शुरू किया और वर्तमान भारत में 41 मेगा फूड पार्क हो गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो मेगा फूड पार्क क्या करता है कि जो भंडारण की समस्या है और जो परिवहन की समस्या, उस समस्या को समाप्त करते हुए किसान के लिए भंडारण की सुविधा से मुक्त करता है तथा उसके खेत के पास में ही, उसके गांव के पास में ही उसके उत्पाद को बेचने के लिए वहीं पर उसका उत्पादन करके उसमें मूल्य वृद्धि की जाती है, वहीं पर उसका उपभोक्ता के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें कि आपके शहर के पास एक मेगा फूड पार्क बनाया गया, तो आपके शहर के आसपास के सारे किसान जाके वहां पे अपने कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेच पाएंगे। वहीं पे मान लो आलू बेच दिए, उदाहरण के आलू किसान गए, उन्होंने आलू वहां पे बेच दिए, वहीं पे चिप्स का उत्पादन किए गए और वहां से जो चिप्स निर्मित हुए वो आपके शहर के आसपास जगह वितरण कर दिए और वही उपभोक्ताओं की तरह उपभोग कर लिए जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो मेगा फूड पार्क खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, कृषि क्षेत्र में किसानों को भी मदद करता है, उद्योग वाले क्षेत्रों को भी मदद करता है, सेवा वाले क्षेत्र को भी मदद करता है, साथ में सरकार को इस मामले में मदद करता है कि वो निर्यात आधारित प्रोडक्ट को भी बना सकती है और वह प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी सुनिश्चित कर सकती है आसान स्थिति में। इसके बाद 1982 में एक संस्थान खोला गया जिसे नाबार्ड कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, मतलब राष्ट्रीय बैंक जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 1982 में खोला गया। ये काय के लिए क्या करता है? इसका कार्य क्या है? वित्त की व्यवस्था करना, मतलब कृषि क्षेत्र के लिए वित्त की व्यवस्था करना ही नाबार्ड का काम। आपको याद रखना है नाबार्ड का काम है 1982 में वित्तीय व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना। ये काम कौन करता? नाबार्ड के बाद डिजिटल प्रयास मतलब कि किसानों को कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए और किसानों को डिजिटल मीडिया से, डिजिटल संपर्क से जोड़ने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं सरकार ने की, जिसमें प्रमुख है ई-नाम मतलब कि ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मतलब कि अपनी उत्पाद या अपनी कृषि उत्पाद को ऑनलाइन बेचने के लिए लगभग इसमें 500 से ज्यादा मंडी पंजीकृत है। तो किसान ऑनलाइन बैठे अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। यह सुविधा किसमें है? ई-नाम में दी गई। इसके बाद एक फसल बीमा पोर्टल है जिसमें आप अपने बीमा कराए गए बीमा के प्रीमियम, उसके स्टेटस किस प्रकार से मिलेगा, कितने डेट तक मिलेगा, ये सारी चीजें आप फसल बीमा पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि किसान को सरकार की योजनाओं का लाभ वो पढ़ सकता है और साथ में अपने उत्पादों को किसान या मंडियों तक पहुंचा सकता है। और किसान को ये पोर्टल वैसे हैं किसान को जागरूक करने का कार्य भी करते हैं, साथ में किसान को मुख्य धारा में जोड़े रखते हैं। इसके बाद अगर देखें वर्तमान सरकार का उद्देश्य जो किसान की आय का दोगुना करना, उसमें 3 योजना महत्वपूर्ण हैं। एक पीएम फसल बीमा योजना, एक पीएम किसान सम्मान निधि और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो अगर फसल बीमा योजना की बात करें तो किसान को अपने कृषि में नुकसान की भरपाई करने के लिए, किसी प्राकृतिक आपदा, आग लगने से बचने के लिए, उसके लिए सरकार एक सुविधा देती है कि आप फसल बीमा योजना कराइए। इसकी थोड़ी सी ऋणात्मक बात यह है कि इसमें आरंभ में किसान को ही अपना प्रीमियम जमा करना पड़ता है। किसान अगर बीमा करवाएगा तभी उसको फायदा मिलेगा। अतः सरकार में इसको सुधार करके ये करना चाहिए कि 50% सब्सिडी किसान को देना चाहिए, 50% सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए। अगर अपन पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि जिसमें एक साल में 3 किस्तों के माध्यम से प्रत्येक छोटे किसान को अब सभी किसानों कर दिया, जिसमें लगभग 40,000 किसानों को फायदा मिलेगा, 6,000 रुपए दिए जाएंगे। आपसे क्वेश्चन बचता है कि पीएम किसान सम्मान निधि में कितने इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे दिए जाने हैं? 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए दिए जाने हैं। एक साल में 6,000 रुपए, कितने बार में? 3 बार में 2,000 रुपए करके दिए जाने हैं। उस योजना का नाम क्या? पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि। इसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वह योजना है जिसमें सरकार
किसानों की मृदा का परीक्षण करेगी, उसकी पोषक तत्व फास्फोरस है या विभिन्न पोषक पर इसकी उपलब्धता है, उसके आधार पर आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से किसान को जागरूक किया जाएगा कि इसमें आप इस वाले खाद का प्रयोग कीजिए, इस वाले फसल को उपजाइए और रोटेशन किस प्रकार फसलों को करना है ये जानकारी दी जाएगी। तो अपन ने कृषि से संबंधित विशेष उपाय देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। नमस्कार, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए।